अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। 7 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसीएससी फिजिक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, साउंड से है। नेम द वेव्स यूज्ड इन सोनार। तो अल्ट्रा सोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, तो साउंड यूज होता है। तो 3 साउंड होते हैं, ऑडिबल, सोनिक जिसको बोलते हैं, और इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से हम एनर्जी ज़्यादा है इसका, इसलिए हम ये वेव्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इसमें एक क्लिफ भी दिया हुआ है। इन द एबव डायग्राम लता स्टैंड्स बिटवीन 2 cliffs and claps her hands. Determine the time taken by her to hear the first echo. तभी फर्स्ट एको क्या होता है, हमेशा नियरर क्लिप से सुनाई देता है ना, रिफ्लेक्ट होके आता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये नियरर क्लिप ये है और इधर 160 है, ये 170 है, तो ये ओनली 10 मीटर दूर में है, तो इधर से ये एको नहीं आएगा। ठीक है, नज़दीक है फिर भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है कंफ्यूज करने के लिए ये डिस्टेंसेस दिया है। तो आपको पहला जो एको है वो क्लिप बी से ही आएगा, इसलिए इसका डिस्टेंस हमें मालूम है 160 मीटर। ठीक है, और स्पीड दिया है 320 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू 2D/V। तो 2D/V 2 × 160/320, तो ये आ गया 1 सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो ये X है, XY बनता है। देखिए Y प्लस ये दिया, यानी कि ये अल्फ़ा पार्टिकल है, और उसके बाद जो Y है फिर बीटा पार्टिकल देके Z बनता है। ठीक है, तो 2 रिएक्शन इसमें, तो इस तरह से समझना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये Z का दिया हुआ है 91 to 34, तो हम Y का निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी Y का यदि हम जब लिखते हैं तो Y क्या कर रहा है, Z बन रहा है 91 to 34 प्लस -1 0, तो ये बीटा निकल रहा है। तो बीटा जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो बढ़ता है तो यह 90 होना चाहिए, और मास नंबर सेम रहता है तो 234 होगा। फिर ये लास्ट का रिएक्शन है, क्योंकि ये वैल्यूज़ दिए हैं तो ये हम ये लिखेंगे। अभी फर्स्ट रिएक्शन यदि X to Y हम लिखेंगे तो ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल ये Y हो गया 90 234। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 कम हो जाता है, तो 90 + 2 92 होगा, और इसका मास नंबर 4 कम हो जाता है, तो 238। तो इसका मतलब है यहाँ पर 92, यहाँ पर 238। तो ये 2 रिएक्शन करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूरेनियम इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। विच ऑफ द 2 आइसोटोप्स मोर फिशनेबल। तो ये यूरेनियम 235 ये ज़्यादा फिशनेबल है, और ये चेन रिएक्शन भी देता है, तो ये हम समझ सकते हैं ये ज़्यादा फिशनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड से, रेजोनेंस से, जो हमेशा रेजोनेंस से क्वेश्चन आता है, तो इस बार एयर कॉलम वाला आया है। तो इन द गिवन डायग्राम अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज केप्ट नियर द माउथ ऑफ अ ब्यूरेट filled with water. The length of air column is adjusted by opening the tap of the burette.
At a length of 5 centimeter of air column, loud sound is heard. तो ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में, तो आपने सुना होगा लाउड साउंड। तभी क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना इलस्ट्रेटेड बाय द एबव एक्सपेरिमेंट। तो ये हो गया रेजोनेंस। Why is a loud sound heard at this particular length? The natural frequency of air column matches with the external frequency of the tuning fork. And the natural frequency of air column matches with the external frequency of the tuning fork, and resonance occurs with increased amplitude. Hence loud sound is heard. तो मेन बात है एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। लाउड साउंड जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए एम्पलीट्यूड लिखना है। इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड होता है, ये रेजोनेंस की वजह से फ्रीक्वेंसी मैच करता है, तो इसलिए लाउड साउंड हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रेजेंट ट्यूनिंग फॉर्क इज रिप्लेस्ड विद द ट्यूनिंग फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, शुड द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज टू प्रोड्यूस द लाउड साउंड। तो अभी इस केस में क्या है, लाउड साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई, यानी कि ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी और एयर, इसका ये ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है। अभी यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है ना, हायर फ्रीक्वेंसी है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी ये ट्यूनिंग फॉर्क का बढ़ गया तो एयर कॉलम का भी बढ़ेगा, तो लेंथ कम हो जाएगा, है ना, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस। So the frequency of air column increases to match with the external frequency। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी इसमें क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो इसका भी बढ़ना पड़ेगा, और इसका फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बढ़ाना है तो लेंथ कम करना पड़ेगा एयर का, तो यही आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।